हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वही ग्रेविटेशन, राइट? जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन, याद होगा, है ना? तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद होगा? प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है? उसका डेफिनेशन हम लोगों ने जाना क्या होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और हम लोगों ने ये जाना कि जितने भी हमारे क्या है सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो कहाँ पे है, जो हमारा अर्थ में है या फिर अर्थ से बाहर है, जो भी, ठीक है, या यूनिवर्स में या फिर अर्थ के अंदर है, तो उन दो बॉडी के बीच में हमेशा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये हम लोगों ने जाना, ठीक है। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था? न्यूटन्स का एप्पल वाला एक्सपेरिमेंट, याद होगा? तो उसमें हमने क्या बताया आपको? हमने ये बताया कि जिस तरह से जब एप्पल क्या होता है, ट्री से नीचे गिरता है अर्थ की तरफ, तो वो क्यों गिरता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अर्थ क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, जिसके कारण वो क्या होता है, वो गिरता है नीचे। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ पे अगर सपोज एक डाउट होता है हम लोगों को कि हम लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है कि दो बॉडी अट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर एप्पल अगर अर्थ पे गिरेगा तो एप्पल तो हमें क्या होता है, एप्पल हमें गिरता हुआ दिखाई देता है, मोशन में दिखाई देता है, पर क्या अर्थ भी उसके तरफ वैसे अट्रैक्ट होता है? तो ये हमें जानना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जानने के लिए हम दो लॉ लगाते हैं। न्यूटन्स का हम लोग दो लॉ जानते हैं ना? पहला एक न्यूटन्स थर्ड लॉ है, जिसमें क्या बोला जाता है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि अगर अर्थ क्या हो रहा है, अगर अर्थ उस एप्पल पे फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो एप्पल मोशन में आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है, तो एप्पल भी अर्थ पे क्या होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है ना? तो इसका मतलब अर्थ भी हमें क्या होना चाहिए, एप्पल की तरफ मूव करते हुए दिखाई देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? कि ऐसा इसलिए नहीं होता है, इसका रीज़न है न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है? मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसका रीज़न होता है न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है गाइस, बताओ? न्यूटन्स सेकंड लॉ में हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हम लोग जानते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, याद होगा, ठीक है? तो इस इक्वेशन से अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि जो मास होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है। समझ में आ रही बात? मास जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है। मतलब कि मास जितना ज़्यादा होगा, मास जितना हेवी होगा बॉडी का, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। समझ में आ रही बात? तो अर्थ और एप्पल के केस में भी सेम यही चीज़ होता है। एप्पल का मास क्या है, अर्थ से कम है, ठीक है ना? तो जब उसका मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा ना? इसीलिए वो एप्पल हमें एक्सेलरेट होता हुआ, गिरता हुआ, मोशन में होता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना? लेकिन अर्थ के केस में क्या होगा गाइस? अर्थ के केस में ये होगा बच्चों कि अर्थ का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? अर्थ का मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए मास ज़्यादा होने के कारण अर्थ हमें एप्पल की तरफ मूव होता हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है? समझ में आई बात? तो अगर ये डाउट आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा प्रीवियस क्लास में जो सेशन मैंने लिया था उसमें, तो यहाँ पे आई थिंक वो होप क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसी का रीज़न यही है कि एप्पल हमें अर्थ की तरफ गिरता हुआ दिखाई देता है, पर अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना? तो अर्थ और एप्पल के बीच में जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है? तो आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? और उससे रिलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड एक लॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? और इसी लॉ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं सबसे पहले। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर कोई भी दो मास, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पे जैसे मैंने दिया हुआ एग्जांपल है आपको, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, ठीक है ना? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, कैपिटल M है, दिख रहा होगा, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है ना? या हम इसको अर्थ के अंदर का भी कोई बॉडी को ले सकते हैं या फिर किसी सेलेस्टियल बॉडी को ले सकते हैं। सपोज ये अर्थ है, ये मान लेते हैं ये मून है, ठीक है ना? तो अर्थ का मास मान लेते हैं कितना है, कैपिटल M, राइट? और मून का मास मान लेते हैं स्मॉल m है। तो अगर इस दोनों बॉडीज़ को अगर मैं क्या करता हूँ, एक d डिस्टेंस में रखता हूँ, सपोज यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है? तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रही बात? इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला जो चीज़ होगा वो क्या होगा, इस दोनों के मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मास के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? तो इस दोनों का जो मास होगा वो जो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
समझ में आ रही है बात? मतलब इस दोनों का जो मास का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, m इंटू एम, ठीक है। m क्या है, कैपिटल M क्या है, सपोज मैंने ले लिया मास ऑफ अर्थ है, या कोई भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, और स्मॉल m भी क्या है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। समझ में आ रही है बात? मतलब जो फोर्स लगेगा वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों मास का वैल्यू, मैग्नीट्यूड को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, जितना ज़्यादा मास होगा, ठीक है, जितना हेवी ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा उस दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो पहला जो ये लॉ जो बोलता है वो ये बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। और यही जो फोर्स है वो क्या होगा, यही फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मतलब कि अगर दोनों के बीच का, दोनों ऑब्जेक्ट मास के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या लिया हुआ है, d लिया हुआ है, समझ में आ रही है बात? तो इसके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मतलब कि अगर मैं क्या करूंगा कि इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा, ठीक है, इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, फोर्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। समझ में आ रही बात? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये होता है ना कि अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये क्या हो, डिक्रीज करे, अगर मैं इसको घटाऊं तो ये क्या हो, इंक्रीज करे। सिमिलरली दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, फोर्स क्या होगा, उतना ही कम लगेगा। और जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कम करता जाऊंगा, फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स होगा वो क्या होगा, दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला चीज़ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट, समझ में आ रही है बात। और दूसरा क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। और जब इस दोनों को मैं क्या करूँगा, दोनों प्रोपोर्शनल को मैं मिलाऊंगा तो मुझे मिलता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू क्या, m इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। मुझे मिल जाता है m जो प्रोपोर्शनल है, दोनों को मिक्स कर दिया मैंने प्रोपोर्शनल को। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो मैं क्या लगाता हूँ, एक कांस्टेंट लगाता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा जिसका नाम होता है क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर उसमें डिनोट करता हूँ कैपिटल G से। तो जब मैं कांस्टेंट यहाँ पे लगा देता हूँ तो वही वाला जो यूनिवर्सल लॉ है वो क्या बन जाता है, F इज इक्वल टू G इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो G है, कैपिटल G है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? और जब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका वैल्यू आता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो कितना होता है इसका वैल्यू, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? तो क्या है, यूनिट तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। ये जो यूनिट आया मेरे पास, जो यूनिट आया मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं बताइए। सिमिलरली यूनिट वाला जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, डायमेंशन यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर इस तरह से फाइंड करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है क्या, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। मुझे फाइंड किसका यूनिट करना है, G का यूनिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, G को यहाँ पे रख के सारे को उस तरफ ले जाऊँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, G इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई M इंटू स्मॉल m। तो यहाँ से जब मैं यूनिट फाइंड करूँगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, होता है ना, ठीक है। डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये दोनों क्या है, मास है, तो दोनों मास मिलके क्या बन जाएंगे, किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है ना। और जब मैं इसे फाइंड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये G का यूनिट मिलता है मुझे, इसी फॉर्मूला से G का यूनिट मिलता है। समझ में आ रही बात? तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इसी को मैं बोलता हूँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बोलता हूँ इसको मैं। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक का मास क्या है, m है, एक का मास क्या है, स्मॉल m है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी को मैं बोलता हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहला इसमें आपको लिखना है, अगर एग्जाम में आता है लिखने के लिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल F
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एंड द फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों मास के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? तो होप ये आपको समझ में आया होगा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। और इसी फोर्स के कारण हम लोगों ने पढ़ा है ना कि इसी फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही क्या होता है, जितना भी हेवनली बॉडीज है सब क्या होता है कि अपने आप को अपने अपने जगह पे अरेंज किया हुआ है ना। जैसे मून का एक फिक्स स्पेस है, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, तो क्यों? इसी के कारण, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। क्यों करते हैं? इसी फोर्स के कारण, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या है, ये जो यूनिवर्सल फोर्स है, यूनिवर्सल ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इसका बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहले इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है हम लोग के जो डेली लाइफ में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि हम लोग के डेली लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इस लॉ का। तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है इस लॉ का वो क्या है कि ये जो फोर्स है वो क्या करता है, फोर्स बाइंड अस विद द अर्थ। मतलब कि हमारे अर्थ में जितने भी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, या ह्यूमन हुआ या कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, वो क्या करता है, उसको अर्थ के साथ बाइंड करके रखता है, ठीक है ना। अर्थ के बीच में क्या करता है कि वो अर्थ के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक फोर्स लगाता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण सब कुछ क्या रहता है, बैलेंस रहता है। तो इसका रीज़न क्या है, सबसे पहला रीज़न इसका कि इसी फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के अंदर सारा चीज़ क्या होता है, उसके साथ बाइंड होता है, ठीक है ना, बैलेंस में रहता है। दूसरा, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ये तो मैंने आपको बताया पहले भी कि जो मोशन ऑफ द मून है अराउंड द अर्थ विच इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है वो। थर्ड है मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द अर्थ, ठीक है, मतलब कि जितना भी प्लैनेट क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ को लेके लिए या कोई भी प्ले, ठीक है ना, या अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, सन के चारों तरफ कोई प्लैनेट मूव कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो उसका रीज़न क्या है, वो किसके कारण कर रहा है, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही कर रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता हूँ, और ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या इंपॉर्टेंस में इसको बोल सकता हूँ। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये जाना कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है, और वो किस किस चीज़ के ऊपर जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, और वहीं से मुझे क्या मिलता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी मिलता है, जिसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना कि इससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है ना। तो होप ये सेशन जो है अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।